हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। एंड आज जो आपका कंप्यूटर का एग्ज़ाम था उसको आप अभी अभी दे करके आए हो, तो आप सब लोग पूरा आंसर्स मिला करके देखना चाह रहे होगे कि क्या क्या आंसर करेक्ट है, क्या क्या रॉन्ग है। तो गाइज़ मेरे पास तो अभी ओनली जो है पेपर फोर्थ पेपर जो है, यानी कि डी वाला जो पेपर है, सैम्पल पेपर, वो मेरे पास आ पाया है। एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, तो मैं उसका सॉल्यूशन करके आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास और भी कोई सैम्पल पेपर है जिसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं, तो आप मुझे जल्दी से उस सैम्पल पेपर को मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7004256556। तो गाइज़ जल्दी से अब आपके सॉल्यूशंस को करते हैं स्टार्ट, ओके, ताकि आप देख सकें कि आपने जो आंसर्स मार्क करके आए हैं, है ना, एग्ज़ाम में, वो कितना सही है और कितना रॉन्ग है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट गाइज़, ओके। जैसा कि आप लोगों के सामने मैं ये ले कर के आया हूँ, ये जो है कंप्यूटर का आज जो एग्ज़ाम हुआ है आज के डेट में, यानी कि 25 नवंबर के डेट में आज जो एग्ज़ाम हुआ है गाइस, तो इसी एग्ज़ाम में से पेपर नंबर डी या पेपर नंबर 4 आप बोल सकते हो गाइस, इसका ये सॉल्यूशन है, ओके। तो इसका सॉल्यूशन है, तो इसमें सेक्शन ए है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये पेपर जो है सर थोड़ा सा क्वालिटी गड़बड़ लग रहा है गाइस, क्योंकि क्वालिटी गड़बड़ होने का रीज़न ये है कि किसी बच्चे ने मुझे ये व्हाट्सअप करके भेजा है। और जैसा कि आपको भी मैंने बताया था कि आपके पास अगर पेपर 3 या पेपर 2 या पेपर 1 है और आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप मुझे उसका जो है आप पेपर जो है भेज सकते हो, और पेपर भेजोगे तो फिर मैं उसका सॉल्यूशन जो है गाइस बना करके आपको दूंगा। तो एज यू कैन सी गाइज, यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है सेक्शन 1, इसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने थे, 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 में से 5 क्वेश्चंस तो आपने डेफिनेटली किया ही होगा। तो देखते हैं कि आपका कितना सही हुआ है और कितना इनकरेक्ट हुआ है, ओके। तो गाइज पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, देयर आर मेनी रीजन्स वाई द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में फेल एंड while the communicating these messages may not be received exactly in the way sender intended and therefore it is important that the communicator seeks dash to check their message are clearly understood or not। ओके गाइज, कह रहा है कि कम्युनिकेशन अगर करते हैं तो कम्युनिकेशन करने के ड्यूरिंग जो भी आप मैसेज सेंड करते हो, सामने वाला प्रॉपर्ली उसको अंडरस्टैंड किया है कि नहीं, प्रॉपर्ली उस चीज़ को समझा है कि नहीं, ये जानने के लिए क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेटर को एक कुछ सीख करता है, कुछ ढूंढता है। वो चीज़ें क्या है? तो गाइज वो है हमारा फीडबैक। वो क्या है? हमारा फीडबैक। कम्युनिकेटर जो है वो फीडबैक ढूंढता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो मेरी बातों को अच्छे से समझा है या नहीं। जैसे मैं भी आपका फीडबैक चाहता हूँ, आप कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं आज ही के दिन में सॉल्यूशन आपके लिए ले करके आया, तो आपको ये कैसा लग रहा है, और दूसरे सब्जेक्ट्स का भी मैं सॉल्यूशन ऐसे ही लाऊंगा। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, आप जैसे ही एग्ज़ाम दे करके आओगे और पेपर मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, या आप मुझे मेल भी कर सकते हो, आप मेरा मेल आईडी ले सकते हो चैनल पे से निकाल करके और वहाँ से मुझे भेज सकते हो। तो आपको जल्दी से जल्दी जो है इसका सॉल्यूशन बना करके मैं भेजने में गाइस हेल्प करूँगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें से कौन है जो बैरियर नहीं है? तो पहला है गाइज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर बहुत बड़ा बैरियर है आज के डेट में, बिकॉज फिजिकली वेन एवर आप फिजिकली अगर आप अफेक्टेड रहते हो, लाइक फिजिकली अफेक्टेड होना, हाथ पैर नहीं होना, नज़र नहीं होना, ये सब फिजिकल बैरियर होते हैं। तो अगर आपके पास हाथ नहीं है तो एक्सप्रेस करने का, आपके फीलिंग को एक्सप्रेस करने का कोई ज़रिया नहीं रहेगा। जैसे हम ही लोग जब समझाते हैं तो हैंड एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट कुछ ना कुछ होता है। तो ये फिजिकल बैरियर नहीं होने की वजह से आपको इतना अच्छा एलेबोरेट कर पाते हैं। दूसरा है गाइस लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर मतलब लैंग्वेज का बैरियर। तो लैंग्वेज अगर आप सपोज करो आप इंडियन नहीं हो या बिहारी नहीं हो, तो आप मेरे लैंग्वेज को शायद नहीं समझ पा रहे होगे। तीसरा है गाइस इंटरपर्सनल बैरियर, मतलब पर्सनली अगर किसी से आप हेट वगैरह कर रहे हो तो उसके कारण जो बैरियर आता है। तो इन तीनों में से कोई भी बैरियर जो होगा वो डेफिनेटली इफेक्ट करेगा बैरियर को। तो कौन सा नहीं करेगा गाइज? सब्जेक्टिव बैरियर इफेक्ट नहीं करेगा। सब्जेक्टिव बैरियर एक ऐसा बैरियर होता है जो सब्जेक्ट वाइज होता है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे होता है। तो लेट सपोज अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो कोई सब्जेक्ट होना क्या ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी है। तो सब्जेक्टिव बैरियर
एक ऐसा बैरियर होगा जो काउंट नहीं होता है, दिस इज़ नॉट काउंटेड एज अ बैरियर, ये बैरियर के जैसा काउंट नहीं होता है गाइस। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट फॉर दिस वन क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, टू परफॉर्म वेल एट द वर्क लाइफ इन जनरल यू मस्ट बी एबल टू मैनेज, आपको मैनेज करना चाहिए होता है, इम्प्रूव करना होता है अपने आप को वेरियस स्किल्स में। तो आपको कौन सा इसमें से स्किल है जो प्रायोरिटाइज करेगा थिंग्स को और साथ ही साथ रिमूव करेगा वेस्ट एंड रिडेंडेंसी फ्रॉम द वर्क को, वर्क में जो आपका रिडेंडेंसी होता है, कमी होता है, जो टाइम वेस्ट होता है उसको बचाएगा और प्रायोरिटी देगा किसी स्पेशल थिंग को, किसी स्पेशल वर्क को प्रायोरिटी देगा। तो ऐसा कौन सा चीज़ है? तो ऐसा चीज़ है गाइज हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ही हमारा जो है, जो हमें प्रायोरिटी देता है अलग अलग तरह के वर्क को करने का और हमें टाइम वेस्ट से या रिडेंडेंसी से हमें बचाता है। तो टाइम मैनेजमेंट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइज। तो अगला क्वेश्चन है, मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट टू मेकिंग प्लान टू बी एबल इफेक्टिव विद द प्रेशर, ऑलवेज कीप इन माइंड ABC ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो एक्रोनिम्स ABC स्टैंड्स फॉर, ABC किसके लिए यहाँ पे स्टैंड करता है? तो गाइज एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात की गई है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको जब भी करना होता है तो इसमें ABC एक रूल होता है और इस ABC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ABC का फुल फॉर्म होता है A में एक्टिविटी को एवेल करना, एक्टिविटी को क्या करना? लागू कराना होता है। तो जो भी आप वर्क कर रहे हो सबसे पहले आप उसको क्या करो? लागू करोगे। दूसरा क्या होता है गाइज, आपको उस पर बिलीफ रखना होता है कि मैंने जो वर्क किया है वो अच्छा वर्क है। और तीसरा क्या होता है, उसका कंसिक्वेंस आपको देखना होता है, उसका एक रिजल्ट देखना होता है कि आपने जो काम किया है उसका सही रिजल्ट आया कि नहीं। तो इससे आप अपने स्ट्रेस को पूरी तरह से फुल्ली मैनेज कर पाओगे गाइज। ओके, तो यहाँ पे क्या ऑप्शंस होना चाहिए? एक्टिविटी, बिलीफ, कंसिक्वेंस। तो एक्टिविटी तो नहीं है बट एडवर्सिटी है यहाँ पे, बिलीफ और कंसिक्वेंस है और यहाँ पे एडवर्सिटी है। तो एडवर्सिटी एक तरह से एक्टिविटी को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो आप ऑप्शन नंबर सी के साथ गाइज जा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नेहा इज रिसीविंग सेवरल मेल्स, नेहा को सेवरल मेल्स मिला है किसी कंपनी से, जो कंपनी अपना एडवर्टाइज कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का। तो नेहा को अट्रैक्ट करने के लिए, उस प्रोडक्ट के तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उनकी वेबसाइट के तरफ से उसको मेल्स आ रहा है। तो ऐसे मेल्स को क्या कहेंगे? तो ऐसे मेल्स को कहेंगे गाइज स्पैम मेल्स। अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे बल्क मेल्स भी जाके क्लिक करके आते हैं। तो बल्क मेल ये कंपनी के लिए कहलाएगा, जब कंपनी सेंडर होगा तो उस सेंडर के लिए ये बल्क मेल कहलाएगा। बट नेहा के लिए ये क्या कहलाएगा? यहाँ नेहा के लिए पूछा जा रहा है, नेहा ने जो मैसेज रिसीव किया तो नेहा के लिए ये मेल क्या कहलाएगा? स्पैम मेल्स। स्पैम मेल्स ऐसे मेल्स को कहते हैं जो अननेसेसरी होता है, हमारे लिए बेकार का होता है, जो हम लोगों को बस प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट को की तरफ अट्रैक्ट कराने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो स्पैम मेल्स कहलाते हैं गाइज। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पैम मेल्स। आगे बढ़ते हैं गाइज। तो अगला क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रन्स as a basic program called dash as soon as switched on और पावर बटन। मतलब कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली ऐसा कौन सा प्रोग्राम रन होता है जो पावर ऑन करते ही स्टार्ट हो जाए? तो पावर ऑन करते ही बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है गाइज वो स्टार्ट हो जाता है और इसी वजह से हम लोग किसी भी कंप्यूटर या किसी भी सिस्टम में इनपुट या आउटपुट ले पाते हैं। अपना मॉनिटर, अपना पेन, अपना कीबोर्ड, अपना माउस, ये सब इंक्लूड करके हम उससे इनपुट या आउटपुट ले पाते हैं। तो बायोस सिस्टम विल बी द करेक्ट ऑप्शन गाइज, यहाँ पे बायोस सिस्टम हो जाएगा। तो देखिए 5 यहाँ पे मैंने अभी 6 क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किए। आई होप सो इस 6 में से आपका 5 का 5 सही हो, आपने जो भी 5 क्वेश्चन आपने मार्क किया हो वो आपका सही हो, है ना। 20 तो यही करते हैं, अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप अगले एग्ज़ाम में और ज़्यादा मेहनत करना। चलिए अब आगे मूव करते हैं गाइज अगले क्वेश्चन पे। ये पेज नंबर 3 वाले क्वेश्चन पे, इसमें सेक्शन बी के कुछ सब्जेक्ट स्किल्स क्वेश्चन थे। तो इसमें आपको 20 में से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आई होप सो इसमें भी आपने किया ही होगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी देते हो तो कोई बात नहीं, देख लो आपको कितना बेनिफिट दिया जा रहा है CBSE की तरफ से, है ना। एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दूसरा आपको 5 क्वेश्चन छोड़ने की भी आज़ादी है, इसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो जो भी आपको नहीं आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है गाइज, स्टाइल हेल्प टू इम्प्रूव द कंसिस्टेंसी इन द डॉक्यूमेंट, आइडेंटिफाई द स्टाइल
that is used to be format graphic text and frames including wrapping type border background etc एंड कॉलम्स। तो ऐसा कौन सा स्टाइल है जो इम्प्रूव करता है आपके कंसिस्टेंसी इन द डॉक्यूमेंट को, आइडेंटिफाई करता है स्टाइल्स को, फॉर्मेट्स को, टेक्स्ट फ्रेम को, रैप टेक्सटिंग को, इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है। तो ऐसा क्या है जो उसमें आइडेंटिफाई करता है? तो गाइज ऐसा इसमें है ग्राफिक्स आइडेंटिफाई करता है, नंबरिंग नहीं। अब देखो नंबरिंग कभी भी रहेगा तो क्या वो टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करेगा? नंबर तो सिर्फ नंबर को आइडेंटिफाई करेगा, टेक्स्ट को कभी नहीं। कैरेक्टर अगर लेते हैं तो कैरेक्टर में गाइज आपका जितना भी तरह का टेक्स्ट का अल्फ़ाबेट लेटर्स होता है, न्यूमेरिक लेटर्स होता है, उसको आइडेंटिफाई करेगा कैरेक्टर्स। लेकिन क्या ये बॉर्डर्स को, बैकग्राउंड्स को, क्या इसको आइडेंटिफाई करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्राफिक्स का मतलब होता है किसी भी तरह का ग्राफिकल एक कुछ भी बना हुआ होना, कुछ भी अगर वहाँ पे फॉर्म किया हुआ है, कुछ भी अगर वहाँ पे बना हुआ है तो उसको ग्राफिक्स कहते हैं। तो ग्राफिक्स में चाहे बॉर्डर बना हुआ हो, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ हो, कॉलम हो, रो हो, etc कुछ भी हो, उसको ये क्या कर लेगा? आइडेंटिफाई कर लेगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आर्गुमेंट्स पास्ड ऑन अ मैक्रो फ्रॉम कैल्क इज ऑलवेज। जितने भी तरह के आर्गुमेंट्स पास्ड होते हैं मैक्रो में कैल्क पे, तो वो हमेशा कैसे होते हैं? तो मैक्रो में कैल्क मतलब कैलकुलेशन है गाइस। तो कैलकुलेशन किस पे होगा? नंबर्स पे होगा, है ना। तो नंबर्स पे कैलकुलेशन होगा, तो ये हमेशा नंबर्स के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इन अ डॉक्यूमेंट डैश इज यूज्ड टू अप्लाई द स्टाइल इन मेनी डिफरेंट एरियाज क्विकली विदाउट हैविंग टू गो बैक द स्टाइल फॉर्मेट वगैरह पे बिना वापस गए क्विकली आपको स्टाइल को अप्लाई करने में हेल्प करता है। तो ऐसा क्या है जो अप्लाई करने में हेल्प करता है? ऐसा है गाइस फॉर्मेटिंग विंडो में जो एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट डायरेक्टली ही आप उस पे क्या कर सकते हो? टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट रैपिंग में तो कोई फॉर्मेट अप्लाई नहीं होता है, पेंटर मोड में नहीं अप्लाई होता है गाइज, फिल फॉर्मेट में नहीं अप्लाई होता है। तो आपका फॉर्मेटिंग विंडोज़ में जो है वो ये अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 10। तन्नू एक्सप्लेन्ड हिज क्लास। तन्नू नाम की कोई बच्ची है, उसने अपने क्लास को एक्सप्लेन किया है। एक एग्जिस्टिंग स्टाइल के बारे में उसने बताया है, जिस एग्जिस्टिंग स्टाइल में सारा कुछ डिस्कस होता है एक्सेप्ट द पोजीशन एंड इंटरसेप्शन पॉइंट्स ऑफ द पैराग्राफ के पोजीशन और इंटरसेप्शन पॉइंट्स को छोड़ करके बाकी सब कुछ होता है। और पेज पे जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो ये न्यू स्टाइल जो है उसमें आकर के इंक्लूड हो जाता है। तो ऐसा ये कौन सा स्टाइल है? तो ऐसा स्टाइल कौन सा है गाइज? पैराग्राफ स्टाइल। एक बार में आप जब वंस क्लिक करोगे तो पैराग्राफ स्टाइल में आ करके वो सारा पैराग्राफ उसी के अकॉर्डिंग फ्रेम हो जाएगा और उस पेज के अकॉर्डिंग वो मर्ज होकर के डिस्प्ले होने लगेगा। पेज सपोज आपका छोटा है तो स्मॉल पैराग्राफ में उसको डिवाइड कर देगा, पेज अगर आपका लार्ज है तो लार्ज में डिवाइड कर देगा, अनडिवाइड करके उसको शो करेगा, लिस्टिंग करेगा। तो दैट्स व्हाट इज़ द आंसर। अगला क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 11। द डैश विंडोज शोज द टाइप्स ऑफ स्टाइल अवेलेबल फॉर द ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट्स। ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन सा विंडो है जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल कराता है? तो सिंपल सा आंसर है गाइज, यहाँ स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन ही डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स को अवेलेबल कराएगा। फंड फॉर्मेटिंग तो स्टाइल्स को अवेलेबल कराएगा नहीं, एडिट कराएगा नहीं, इंसर्ट कराएगा नहीं। तो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इन राइटर डैश रेफर्स टू अ रेफरेंस पॉइंट्स फॉर अ ग्राफिक, दिस पॉइंट कुड बी द पेज फ्रेम वेयर द ऑब्जेक्ट और अ पैराग्राफ और इवन अ कैरेक्टर इज इंसर्टेड। तो इस राइटर में कौन सा ऐसा टर्म होता है जो किसी भी रेफरेंस पॉइंट की तरह होता है? किस पॉइंट की तरह होता है? रेफरेंस पॉइंट की तरह। और किसके लिए रेफरेंस पॉइंट होता है? किसी ग्राफिक्स के लिए, किसी पेज के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए। तो गाइज आपने एक शेप देखा होगा कई बार, जब आप ऑब्जेक्ट वगैरह इंसर्ट करते हो तो एंकर टाइप का एक शेप बना हुआ था, इस तरह का एक शेप बन जाता है जब भी आप ग्राफिक्स वगैरह इंसर्ट करते हो। तो ये एंकरिंग जो वर्ड है हमारा, एंकरिंग जो टर्म है हमारा, यही उस रेफरेंस पॉइंट के लिए क्या होता है? यूज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी एंकरिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 13 है। डैश फंक्शन टेक्स द डाटा
फ्रॉम अ सीरीज ऑफ द वर्कशीट से पूरा एक डाटा लेता है और ले करके उसको एक सिंगल वर्कशीट में समराइज कर देता है ताकि आप उसको ईजिली अपडेट कर सके। सिंगल वर्कशीट में मिला देता है सारे वर्कशीट से डाटा लेते हुए, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3 से डाटा लेते हुए एक वर्कशीट में ला करके इंक्लूड कर देता है। तो ऐसा कौन सा ये चीज़ है गाइज? ऐसा है ये डाटा कंसोलिडेशन। डाटा कंसोलिडेशन में डिफरेंट वर्कशीट से डाटा ले करके एक में पुट कर दिया जाता है। तो हमारा डाटा कंसोलिडेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले पेज में भी कुछ क्वेश्चंस थे गाइज इसी से रिलेटेड। पेज थोड़ा सा ब्लरी है बट वो ड्यू टू व्हाट्सअप इमेज के कारण है। व्हाट्सअप तो इमेज फाइल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ना, और बच्चे ने व्हाट्सअप पे ही भेजा था तो मैं उसी से आपका वीडियो ये बना के देख रहा हूँ। लेकिन काफ़ी हद तक ये विजिबल भी है, मैंने कोशिश किया है कि काफ़ी हद तक इसको विजिबल बनाऊँ आपके लिए। तो देखिए गाइज अगला क्वेश्चन है, द टू टूल बार कैन बी ओपन फ्रॉम पिक्चर टूल बार। पिक्चर टूल बार ओपन करते ही दो और टूल बार ओपन हो जाते हैं, वो कौन कौन सा होता है? तो गाइज कभी भी आप पिक्चर ओपन करोगे किसी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, वर्ड में या जिसमें भी ओपन करोगे तो एक तो यूज़ होगा फॉर्मेट, और फॉर्मेट के साथ साथ आपका कई बार ऐसा भी होता है कि आपका कलर टूल बार भी ओपन होता है और कुछ ड्राइंग भी ओपन होता है, लेकिन फॉर्मेट डेफिनेटली होता है। तो फॉर्मेट ऑप्शन तो सिर्फ इसमें है, बी में है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। इसके अलावा देखिए कलर टूल बार यहाँ भी था या ड्राइंग भी था, तो ड्राइंग या कलर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन पहला वाला ऑप्शन को भी तो लेके चलना है। तो पहला ऑप्शन है फॉर्मेट, तो फॉर्मेट जो है सिर्फ बी में है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। आगे आते हैं गाइज 15 नंबर क्वेश्चन में। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ यू कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन द सेम रेंज ऑफ द सेल, कोई भी सेम रेंज ऑफ द सेल अलग अलग बटे हुए होते हैं, जैसा कि स्प्रेडशीट में आप देखते हो सेल बटे होते हैं, तो आप इस सेल से लेकर के इस सेल तक सेम रेंज ऑफ सेल में बार बार आप वर्क कर रहे हो, बार बार रेगुलरली, तो इन सारे सेल्स का एक डेफिनेट नेम दे करके इसको फिक्स कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? डाटा मेनू में इसको किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो गाइज इसको कहते हैं हम लोग डिफाइन रेंज। रेंज को डिफाइन कर देते हैं हम लोग और एक उसका पार्टिकुलर हम लोग नेम असाइन कर देते हैं, और वही नेम यूज़ करके हम लोग हमेशा उसका यूज़ करते हैं, उस रेंज ऑफ सेल का वर्क हम लोग उससे लेते हैं। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 16 है गाइज, इन अ कैल्क यूजिंग द सब टोटल डायलॉग यूज़ करके आप एरेज सेलेक्ट करते हो। तो एरेज सेलेक्ट करते हो उसमें स्टैटिकल फंक्शंस वगैरह अप्लाई करने के लिए, तो इसमें आप जो चूज़ कर सकते हो मैक्सिमम या कितना ग्रुप ऑफ एरेज आप चूज़ कर सकते हो एक बार में। तो कितना ग्रुप ऑफ एरेज चूज़ कर सकते हो गाइज? 3 ग्रुप ऑफ एरेज चूज़ करने का इसमें ऑप्शंस होता है, तो 3 आप चूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 है गाइज, सॉल्व ऑप्शन अंडर टेबल मेनू। टेबल मेनू के अंदर जो आपका सॉल्व ऑप्शन मिलता है वहाँ पे, है ना, सॉल्व ऑप्शन जो मिलता है उसमें कई सारे जो पार्ट होते हैं इलेबोरेटेड फॉर्म में होते हैं। तो इलेबोरेटेड फॉर्म में होते हैं और डिफरेंट तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो इक्वेशंस विथ मल्टीपल किसके साथ होता है? वो सॉल्वर जो है किस तरह के इक्वेशंस को डील करता है? तो सॉल्वर विल डील्स विथ इक्वेशंस विथ द मल्टीपल। तो इक्वेशंस है गाइज, सॉल्वर अलग अलग तरह के इक्वेशन से डील करते हैं, और इक्वेशन विथ मल्टीपल, तो इक्वेशन विथ मल्टीपल इक्वेशन हो नहीं सकता है, इक्वेशन विथ मल्टीपल इक्वेशन नहीं, इक्वेशन विथ मल्टीपल गोल 6 नहीं, तो वेरिएबल होगा गाइज, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। आप देख लो, सेंटेंस भी मिला के देखोगे तो इससे पता चलेगा। इक्वेशंस विथ मल्टीपल के बाद आपका क्या होना चाहिए? मल्टीपल वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल विल बी द करेक्ट आंसर, अननोन वेरिएबल मतलब। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है गाइज, यूजुअली यू रन अ फार्मूला। एक फार्मूला अगर आप रन करते हो किसी कैलकुलेटेड रिजल्ट्स में, है ना, एग्जिस्टिंग वैल्यू को शो करने के लिए, तो आप बाई कॉन्ट्रास्ट यूजिंग डैश यू कैन डिस्कवर दैट व्हाट वैल्यू विल प्रोड्यूस द रिजल्ट यू वांट। ऐसा कौन सा वैल्यू है, व्हाट वैल्यू इट विल प्रेजेंट, तो आपको क्या वैल्यू चाहिए होगा रिजल्ट में दिखाने के लिए, क्या वैल्यू चाहिए होगा, इसको इंडिकेट कर दे। तो इसको कौन इंडिकेट करा सकता है? व्हाट वैल्यू, क्या आप चाहते हो, तो चाहते हैं जो हम चाहते हैं, मतलब जो हमारा एम होगा उसको तो हम लोग गोल सीक कहेंगे। तो गोल सीक यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना।
वही रिजल्ट मेनू में आपको मिलता है ये गोल सिक, तो वहीं से आपको ये फिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है गाइज, रमा एंड 2 ऑफ हर फ्रेंड डूइंग अ सर्वे, एक सर्वे कर रहे हैं और सर्वे में एम्प्लॉयमेंट रेट्स वगैरह को शो करना चाहते हैं किसी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए। तो सब एक साथ वर्क करना चाहते हैं, एक ही वर्कशीट में एक साथ वर्क करना चाहते हैं ताकि टाइम कम कंज्यूम हो और एक साथ वो अपने काम को फिनिश कर सकें। तो एक साथ अगर काम को आपको फिनिश करना है तो आपको क्या करना होगा, किसी भी स्प्रेडशीट को शेयर कर देना होगा। शेयर कर दीजिए, आप उसके पास भी भेज दीजिए, उसके पास भी भेज दीजिए, उसके पास भी भेज दीजिए, तो चारों पांचों लोग आप लोग एक साथ इसी स्प्रेडशीट पे वर्क कर पाएंगे। अब वर्क करेंगे तो एक साथ ज़्यादा वर्क आपका डन होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन गाइस। 20 नंबर ऑप्शन से आगे, इन कैल्सी यू कैन यूज अ सेल रेफरेंस इन वन सेवरल फार्मूलाज रेफर्स टू। अगर कैल्सी में आप एक सेल रेफरेंस को यूज़ करते हो सेवरल फार्मूला में, क्या करते हो, सेवरल फार्मूला में, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डेटा फ्रॉम वन और मोर कंटिन्यूअस सेल ऑन वर्कशीट, डेटा कंटेंट इन एनी सॉफ्टवेयर, नहीं, एक्चुअल यही ऑप्शन हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर 8, डेटा फ्रॉम वन और मोर कंटिन्यूअस सेल ऑन अ वर्कशीट। अगर आप एक कोई सेल रेफरेंस में कैल्सी यूज़ किए हो, है ना, तो उस क्या करेगा, सेवरल फार्मूलाज वहाँ से यूज़ करके लाएगा, तो उसी के कंटिन्यूअस सेल से लाएगा ना, आसपास के सेल से, उस वर्कशीट के आसपास के वन और मोर सेल से डाटा को क्या करेगा, उठा के लाएगा और उस पर कैलकुलेशंस अप्लाई करेगा। ओके, जितने भी तरह के अलग अलग कैलकुलेशंस है वो उस पर अप्लाई करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ RDBMS। ये तो सब लोग जानते होंगे, ओरेकल जो है RDBMS का जो सबसे अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल है। आगे गाइज, द डैश हैज़ इवॉल्व सिंस 1960 से इवॉल्व होकर के ये चीज़ आया है और इंक्रीज कर रहा है, ईजी बना रहा है डिफ़िकल्टीज़ को कम कर दे रहा है। जो भी डिफ़िकल्टीज़ ये सब आते थे कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को सिस्टम में स्टोर करने में, बिल्ड करने में, जो भी डिफ़िकल्टीज आते थे उन डिफ़िकल्टीज़ को ये क्या कर रहा है, ड्रॉप डाउन कर रहा है, ईजी बना रहा है। तो ऐसा ईजी बनाने वाला कॉन्सेप्ट क्या है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट। डेटाबेस अगर आप एक साथ लेके रखते हो कहीं पे भी तो ये आपके वर्क को क्या बना देता है, ईजी बना देता है। जैसे लेट सपोज आप कोई स्कूल में ही हो या कहीं पे भी आप वर्क कर रहे हो तो ये आपके कॉन्सेप्ट को ईजियर बना देगा। नेक्स्ट है गाइस, राइटर्स टेबल of content feature let you build the automated table content from your document। कोई ऑटोमेटेड टेबल, कोई ऑटोमेटेड कंटेंट बनाने में आपको हेल्प करता है ना राइटर टेबल्स में, तो ऐसा क्या है, तो ऐसा है गाइज टेम्पलेट अगर कोई भी आप यूज़ कर लोगे तो ये ऑटोमेटेड रहता है, इसी टेम्पलेट पे आपका जो डॉक्यूमेंट बनाना है वो बन करके रेडी हो जाएगा। तो यू कैन यूज़ दिस टेम्पलेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है गाइज, इन कैल्सी टू क्रिएट द रेफरेंस विद द माउस से क्रिएट करने के लिए क्या ऑप्शन होता है। तो माउस से क्रिएट करने के लिए दोनों स्प्रेडशीट को ओपन रखने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरत होगी, दोनों स्प्रेडशीट को तो रखने की ज़रूरत होगी, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। सेलेक्ट द सेल इन विच फार्मूला इज गोइंग टू बी इंटर्ड, हाँ माउस से भी करने के लिए फार्मूला सेल को तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, आप माउस से करो या कीबोर्ड से करो, फार्मूला लगाने के लिए सेल तो आपको सेलेक्ट करना ही होगा। तो ऑप्शन बी ही सही लग रहा है। आगे पढ़ लेते हैं। नो नीड ऑफ इक्वल टू का तो नीड होगा, सेल रेफरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, सेल रेफरेंस भी रिक्वायर्ड होगा, तो गाइज सही ऑप्शन बी ही है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन है गाइज, दैश कैन बी यूज्ड इन कैल्सी टू जंप इन अ डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम विद इन स्प्रेडशीट एंड कैन लीड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द करेंट फाइल। अभी करेंट फाइल के अदर पार्ट्स पे भी लिंक कर सकते हो, डिफरेंट फाइल्स में कर सकते हो, यहाँ तक कि डिफरेंट वेबसाइट पे भी जंप कर सकते हो। तो डिफरेंट वेबसाइट पे भी जंप करना है तो वेबसाइट पे तो जंप करने के लिए आपको चाहिए हाइपरलिंक, तो हाइपरलिंक इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे एक बढ़ते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 26 में है, एनी सेटिंग दैट कैन बी एडेड और टू मॉडिफाइड इन अ डॉक्यूमेंट saved in as a template, which of the following setting cannot be included in writer document। अच्छा, कह रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट में जो हम लोग चेंजेस लाते हैं या मॉडिफाई करते हैं उसको सेव किया जा सकता है। ओके, टेम्पलेट के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में सेव किया जा सकता है। तो इसमें से क्या नहीं हो सकता है लेटर यूज़ के लिए, बाद में यूज़ करने के लिए इसमें क्या नहीं हो सकता है।
तो राइटर डॉक्यूमेंट्स की बात को की जा रही है गाइस। तो राइटर डॉक्यूमेंट्स में फार्मूला सेटिंग नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? फार्मूला सेटिंग नहीं हो सकता है। बाकी सब हो सकता है। प्रिंटर सेटिंग हो सकता है, आप A4 A3 जो भी साइज़ सेलेक्ट कर लोगे उसी साइज़ में बाद में भी प्रिंट होगा, पहली बार जो आप सेलेक्ट कर लोगे। स्टाइल्स एंड लेटर्स जो आप यूज़ कर लोगे उसको आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मेट एंड सेटिंग्स भी आप बाद में भी यूज़ कर सकते हो। फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते हो। फार्मूला डॉक्यूमेंट में कहाँ यूज़ होता है? कभी नहीं होता है। एक्सेल में होता है, स्प्रेडशीट में होता है, डॉक्यूमेंट में फार्मूला यूज़ नहीं होता है। अब लास्ट है गाइस सेक्शन सी आपका कंटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें भी आपको 5 ही क्वेश्चंस करने थे 7 में से। आई होप सो इसमें भी आपने 5 के 5 सही किए होंगे। देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस है। क्वेश्चन है गाइज इसमें पहला, रमाकांत इज रनिंग बिजनेस एंड हैज़ टू सेंड लेटर्स। रमाकांत है, कोई उसको बिजनेस के लिए लेटर्स भेजना है। नंबर्स ऑफ डेलीगेट्स कैन ऑल्सो बी क्विकली वे टू क्लिक द लिस्ट ऑफ पीपल्स। पूरे लिस्ट ऑफ पीपल्स को मेल एड्रेस में एक ही साथ मेल करना है तो क्या करना चाहिए? मेल मर्ज यूज़ करना चाहिए गाइज। बहुत सारे लोगों को एक साथ आपको मेल यूज़ करना है लेटर टाइप के फॉर्मेट में, है ना, तो उसमें आप मेल मर्ज यूज़ करोगे। सिंपल सा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28, विनीता हैज़ प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट ऑन हर रिसर्च वर्क। किसी रिसर्च वर्क में विनीता को रिपोर्ट बनाना है जिसमें उसको कुछ ग्राफिक्स भी यूज़ करने हैं, टेक्स्ट भी यूज़ करने हैं, वर्ड रैपिंग भी करने हैं। अच्छा, तो ये सब करने हैं, तो इन सब के ग्राफिक ऑन वन साइड ऑन बोथ साइड ग्राफिक के बोथ साइड रैप करने हैं इन ओवर प्रिंटेड बिहाइंड एंड फ्रंट ऑफ द ग्राफिक। अच्छा, इतना कुछ करना है तो ये कैसे होगा? अरेंजमेंट करके ही होना होगा। अगर लेकिन अरेंजमेंट आप करते हैं, अलाइनमेंट तो नहीं, अलाइनमेंट तो बस टेक्स्ट को या तो मिडिल में लाता है या तो फ्रंट में लाता है या तो बैक में लाता है। टेबल कंटेंट नहीं होगा गाइस, टेबल में इसको तो लाने के लिए होगा। तो टेक्स्ट रैपिंग भी हो सकता है, अरेंजमेंट भी हो सकता है। यहाँ दोनों ऑप्शंस लग रहे हैं गाइज मुझे, है ना। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लिया। विनीता हैज़ प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट को बनाया है रिसर्च वर्क के लिए, है ना, और उसको इमेज के साथ, टेक्स्ट के साथ और भी कई सारे फीचर्स के साथ उसको, उसके ग्राफिक को टेक्स्ट के सराउंडिंग में ला के इम्प्रूव करना चाहती है कि वो अच्छा दिखे। हाँ, तो उसमें टेक्स्ट रैपिंग भी यूज़ हो सकता है, अलाइनमेंट भी, अरेंजमेंट भी यूज़ हो सकता है, दोनों ही यूज़ हो सकता है गाइज। या दोनों ऑप्शन करेक्ट लग रहा है मुझे, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, है ना, लीव इट। ऐसे ज़्यादा चांसेस हैं अरेंजमेंट के साथ जाने का, टेक्स्ट रैपिंग के साथ भी हालांकि जा सकते हो, यही दोनों करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को लेटर ऑन देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं गाइस। जागृति हैज़ इंसर्टेड एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट में उसने इमेज इंसर्ट किया है और उसको चाहती है रीसाइज करना, लेकिन रीसाइज करते समय इमेज फॉर्मेट में जो सेलेक्टेड डायमेंशंस है, 2 डायमेंशंस हाइट एंड विड्थ, उसमें चेंजेस प्रोपोर्शन मेंटेन रखना चाहते हैं, मतलब उसको स्केल्ड रखना चाहते हैं हाइट एंड विड्थ को। तो हाइट एंड विड्थ को मेंटेन रखने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? कीप एस्पेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। क्रॉप में होगा नहीं, कॉन्ट्रास्ट में तो बस कलर ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा होता है, रेशियो में भी नहीं होगा गाइस, तो कीप एस्पेक्ट रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, द डाटा फ्रॉम द कंसोलिडेट रेंज एंड टारगेट रेंज आर सेव्ड इन योर वर्कशीट। हाँ, सेव्ड हो जाता है डाटा रेंज जो भी कंसोलिडेट लेते हो। इफ़ यू लेटर ओपन द वर्कशीट विच कंसोलिडेशन हैज़ बीन डिफाइंड इन द डाटा विल नॉट बी अवेलेबल अगेन। ये तो रॉन्ग हो गया गाइज, अवेलेबल तो रहेगा, बाद में भी आप वर्कशीट को ओपन करोगे तो अवेलेबल होगा, यानी इसमें स्टेटमेंट 1 जो है वो बस ट्रू है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू नहीं है। अच्छा, स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग है ना, हाँ ये है ना, तो आप इसके साथ चले जाओ, स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग। चलिए अब आखिरी है ये गाइज, लास्ट पेज है आपके, कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं। अब इसमें कहा जा रहा है, इन स्प्रेडशीट टू कंसोलिडेट 2 रोज एंड लेवल कॉलम्स लेवल मस्ट बी कंटेंड इन द सेलेक्टेड सोर्स रेंज। क्या लेवल को भी सेलेक्ट करना होता है अगर आप कंसोलिडेट करना चाहते हो? तो रो लेवल या रो नेम को, तो रो लेवल मतलब ऊपर में जो आप रो का नेम देते हो, ABC या जो भी नेम, स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम देते हो, क्या उसको सेलेक्ट करना ज़रूरी है? नो गाइज, इसको सेलेक्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ए वाला तो ऑप्शन गया, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग ही है।
तो यहाँ क्या ऑप्शन है, यहाँ अलग तरह के ऑप्शन है। चलो तीनों पढ़ के देख लो। नेक्स्ट कह रहा है गाइज द टेक्स्ट लेवल्स मस्ट बी आइडेंटिकल सो दैट द रो एंड कॉलम्स कैन बी एक्यूरेटली मैच। हाँ, रो एंड कॉलम्स एक्यूरेटली मैच करने के लिए तो आइडेंटिकल होने चाहिए, टेक्स्ट लेवल नेमिंग जो है वो आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम तरह का होना चाहिए, यानी ऑप्शन 2 जो है करेक्ट लग रहा है। अच्छा, थर्ड रो पढ़ते हैं। इफ़ कॉलम्स एंड रो लेवल डू नॉट मैच, अगर मैच नहीं करता है एग्जिस्टिंग में, तो क्या ये सेल में अपेंड कर देगा न्यू रो और कॉलम? क्या न्यू रो और कॉलम इंसर्ट ये खुद से कर देगा? नो, खुद से तो नहीं करेगा गाइज, उसको सेलेक्ट नहीं करेगा, उसमें कैलकुलेशन ही नहीं करेगा, उसका सारा कैलकुलेशन छोड़ देगा, बट ये खुद से उस पर अपेंड नहीं करेगा, यानी थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो अब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए ये, ओनली द स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा गाइज। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। मालिनी वांट्स टू स्टोर अ ह्यूज इन्फॉर्मेशन, बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन डाटा सबको रखना चाहती है, लेकिन चाहती है क्या आगे कि डुप्लीकेशन वगैरह ना हो डाटा का। डाटा का डुप्लीकेशन से बचाना है तो डाटा रिडंडेंसी ऑप्शन हो जाएगा, डुप्लीकेशन होने से बचाना है तो। लास्ट है गाइज, रोहन हैज़ 50,000 है, किसी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है 18% वगैरह वगैरह इसके साथ। विच फीचर ऑफ अ स्प्रेडशीट विल हेल्प टू डिसाइड, तो कौन सा स्प्रेडशीट का फीचर जो है हेल्प करेगा इसको ये डिसाइड करने में? तो लिंकिंग सीट्स नहीं, मैक्रोज नहीं, सब टोटल नहीं, सॉल्वर ही करेगा गाइज। इसमें क्या करेगा, सॉल्वर में पूरा सारा डाटा फिल कर देगा, फिल करके इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहता है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ये सब फिल करके सॉल्वर से सॉल्व कर लेगा। तो सॉल्व करके उसको फाइनल रेट पता चल जाएगा कि किस में रिस्क ज़्यादा है और किस में रिस्क कम है। तो दिस वाज द एंड गाइज, ये हमारा पूरा 7 पेज का जो भी क्वेश्चंस था, 33 क्वेश्चंस जो मैंने जिसमें से सॉल्व करके बताए। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, है ना। और आई होप सो जो बच्चे पूरा 25 आउट ऑफ 25 करेक्ट किए होंगे उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है ना। इसमें आई थिंक 25 ही करेक्ट करना था ना। हाँ, 25 40 मार्क्स का तो ये होता नहीं है, 25 मार्क्स का होता है। तो 25 में से 25 किनका करेक्ट है ना। आप लोग मुझे बताना कमेंट करके। और गाइज अगर आपके पास कोई भी दूसरा सेट बी, सेट सी, सेट ए ये सब है, या सेट 1, सेट 2, सेट 3 ये सब है, तो आप मुझे भेजो, मैं उसका भी सॉल्यूशन करके दूंगा। और यही नहीं, आपके नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के भी सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट एग्ज़ाम सबके सॉल्यूशंस आपको मिले, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, या फिर मुझे आप मेल भी कर सकते हो गाइज, है ना। आप मेल जो है आप चैनल पे जैसे ही आप जाओगे हमारे चैनल पे, एमओस्क्वायर चैनल पे, तो वहाँ पे मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे मेल आईडी से मुझे मेल कर सकते हो, या फिर गाइज मुझे सिंपली व्हाट्सएप कर सकते हो 7004256556 पे। ओके गाइज, इस पे भेज करके आप जो है आंसर शीट्स भेजोगे तो मैं उसका आंसर सॉल्यूशन करके जल्दी से जल्दी अपलोड करने का कोशिश करूँगा। सो दैट्स ऑल गाइज, ये था हम लोगों का पूरा ये वर्ड डॉक्यूमेंट क्लास 10 का कंप्यूटर का, जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। ओके, तो आपके पास अगर और भी ऐसा पीडीएफ हो तो आप मुझे ज़रूर भेजें। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। ओके, बाय बाय।